हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शुल्क। मेरा नाम शोभना है एंड सीथे 2026 को टारगेट करते हुए कर रहे हैं हम यहाँ पे सीडीपी का टॉपिक में हमारा पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है अभी, जिसमें हम दिसंबर 1 का जो 2024 का क्वेश्चन था वो हम डिस्कस कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन की फिलहाल की सीरीज चल रही है। धीरे धीरे ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। सो यहाँ पे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, कोई भी इक्वली इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। किसी टॉपिक में किसी बार मैं पेपर 1 के वीडियोस उठाऊंगी, बनाऊंगी, और किसी में पेपर 2 के वीडियोस को मैं सीडीपी के टॉपिक को डिस्कस करूंगी। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वीडियो में 1 to 10 टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया था आपसे। अब उसके बाद सेकेंड लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें मैंने 10 to 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और आज लास्ट है 2024 का क्वेश्चन जिसमें हम 21 to 30 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 21 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन डेवलपमेंटल टर्म्स अ टाइम फ्रेम व्हेन एन इंडिविजुअल अपहोल्ड्स एन एम्प्लीफाइड सेंसिटिविटी टू पर्टिकुलर इंसेंटिव फॉर डेवलपिंग पर्टिकुलर स्किल्स टू फंक्शन इन एन एफिशिएंट मैनर इज रेफर्ड टू एज डैश ऑफ डेवलपमेंट। एक बार हिंदी में सब पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके। यह विकास की क्या कहलाती है, कौन सी पीरियड अवधि कहलाती है? देखिए, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कोई काम, कोई कौशल अपने अंदर विकसित करना चाहता है, कोई स्किल अपने अंदर, जैसे सपोज मैं ज्यादातर कुकिंग के एग्जाम्पल्स देती हूँ, तो अब उसको कुकिंग में अपना जो है बहुत अच्छा स्किल डेवलप करना है। ठीक है, तो वो हर एक काम यहाँ पे जो करेगा कुकिंग से रिलेटेड, कोई भी एक डिशेस बनाएगा, नई डिश बना रहा है, तो वो हर एक चीज को क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील तरीके से, सेंसिटिव तरीके से कर रहा है। अब उसने कितने स्पून किस डिशेस में डालने हैं, किस इंग्रेडिएंट्स की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, वो इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा क्या है, सेंसिटिव है, ताकि वह इस पर्टिकुलर चीजों में अपना एक कौशल विकसित कर पाए। तो यह विकास की कौन सी अवधि कहलाएगी? प्रोत्साहन अवधि यानी इंसेंटिव पीरियड नहीं। इंसेंटिव पीरियड बेसिकली कमर्शियल टर्म्स में होता है, यानी कि जब आप अपने जॉब्स में होते हैं, जब आप कोई ऐसी जगह होते हैं जहां पे आप अपने दिखा सकते हैं कि आपने अपने चीजों में को लेकर के ग्रोथ किया है। कमर्शियल फील्ड में ज्यादातर इस चीज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेटेड हो गया। स्टिमुलस पीरियड यानी उत्प्रेरक और रिस्पॉन्स पीरियड, यहाँ किसी भी तरीका का उसको स्टिमुलस हमने नहीं दिया है, उत्प्रेरणा हमने नहीं दी है कि ये काम करोगे तो वो ये होगा। वो खुद ही अपने अंदर एक कौशल विकसित करने के लिए हर एक चीज जो भी वो कर रहा है उसके लिए बहुत संवेदनशील है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे खत्म होता है। एनकोडिंग पीरियड, देखिए एनकोडिंग पीरियड यानी कि कुट लेखन। एनकोडिंग अवधि क्या होती है? इसमें क्या होता है कि आप जो है अपने सेंसेस के थ्रू जो भी लर्न कर रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, उसको अपने मेमोरी में ग्रास्प कर रहे हैं। तो ये होता है, यहाँ पे उसके सेंसेस के थ्रू उसने लर्न नहीं किया, अब उसने अपनी स्किल्स को ही डेवलप करना है। वो इतना ज्यादा उसका विकास हो चुका है कि वो अपने स्किल्स को डेवलप कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेटेड है। चुनौतीपूर्ण अवधि यानी क्रिटिकल पीरियड, बिल्कुल सही बात है। क्रिटिकल पीरियड क्या है? जिसमें वो ये उसके लिए क्रिटिकल पीरियड है क्योंकि वो यहाँ पे चीजों को लेकर के बहुत सेंसिटिव है। कारण ये है कि वो सेंसिटिव इसलिए है कि उसको अपने अंदर जो है उस स्किल्स को क्या करना है, बढ़ाना है, डेवलप करना है। तो ये इस तरह की चीजें क्रिटिकल पीरियड कहलाएगी, चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाएगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 3। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू कैटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विथ अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यानी कि एक बच्चा जो है वो उसको क्या है, अतिक्रियाशीलता विकार जो है उसके अंदर है। यानी अतिक्रियाशीलता विकार, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर क्या है कि वो एक जगह किसी भी चीज को लेकर के पर्टिकुलरली वो वहां पे स्टे नहीं करता है, स्टिक नहीं कर पाता है। वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है, एक टाइम पीरियड के लिए भी एक जगह पे चीजों को बैठ करके समझ नहीं सकता। मतलब बच्चा बहुत ही ज्यादा हाइपर, आपको अटेंशन से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये होता है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। तो टीचर को यहाँ पे क्या करना चाहिए उस बच्चे का मतलब उस बच्चे के लिए टीचर को यहाँ पे कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन, देखिए एक बच्चा जब ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है उसके अंदर, तो वहां पे तो वो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है।
अगर आप वहाँ पे बहुत क्लासरूम में नॉइजेज होंगे और डिस्ट्रैक्शंस होंगे तो वो और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगी, वो अटेंशन नहीं ले पाएगा किसी चीज़ को लेकर के। फ्लेक्सिबल इन करिकुलर मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शंस, आप अपने करिकुलर में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस ला सकते हैं, बट जब बच्चे को अटेंशन से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आपके फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम में कितना भी ला देंगे वो वहाँ पे उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, उतना उस लेवल तक वो जा ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे नहीं होगी। मल्टी सेंसरी मटीरियल, आप उसके लिए मल्टी सेंसरी, उसको तो अटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो एक जगह आपकी चीज़ों को ध्यान दे करके समझ नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे आपके सेंसरी ऑर्गन्स के मटेरियल्स आप ले आते हैं, उससे बहुत ज़्यादा उसको काम नहीं होगा। बहुत संबंधी सामग्री यहाँ पे कार्य नहीं करेंगी। ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉल इजिली मैनेजेबल पार्ट्स, राइट। जब आप कोई बहुत बड़ा आपने काम है तो उस बच्चे को आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि बेटा यहाँ पे ये कर लो, फिर वहाँ वो थोड़े टाइम के लिए अटेंशन दिया, फिर आपने उसको थोड़ा और बढ़ा दिया, फिर थोड़ा और बढ़ा दिया, अब उसको इजी वे में आपने कर दिया तो उसके लिए इजी होगा और वो अटेंशन दे पाएगा, थोड़े थोड़े टाइम के लिए चीज़ों को लेकर के समझ पाएगा और अटेंशन दे पाएगा। सो थर्ड ऑप्शन जो है इसके लिए बेस्ट होगा कि आप कार्य को छोटे छोटे आसान तरीकों से उसको तोड़ दीजिए और फिर उसके सामने प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। 23rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूड दैट, कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकर्स इन कॉन्टिन्यूअस मैनर, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। देखिए जब भी उन्होंने स्टेजेस में और लेवल्स में बांट दी चीजों को तो वो तो कॉन्टिन्यूअस हुआ ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई चीज आपकी स्टेजेस में हो जाती है, वो टुकड़ों में बट गई तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेटेड है, क्योंकि आप सबको पता है ये 3 लेवल्स दिए और 6 स्टेजेस में उन्होंने बात करी है। देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग, देखिए मोरल रीजनिंग की बात, कल्चरल डिफरेंसेस की बात उन्होंने, और जेंडर को उन्होंने प्रायोरिटाइज नहीं किया। उन्होंने सैंपल में मेल को लिया था बस, और उन्होंने कल्चर की कोई बात ही नहीं करी। और अगर इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्रिटिकली आलोचनात्मक अगर होगा तो वहां पे ये चीजें रखी गई थी कि उन्होंने कल्चरल डिफरेंसेस को तवज्जो नहीं दिया और फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है तवज्जो नहीं दिया था। तो ये चीजें तो यहीं पे गलत हो गई कि सांस्कृतिक अंतर जो है उसकी उन्होंने बात ही नहीं करी। लिंग भेद जो है नैतिक तर्क में लिंग भेद का बात ही नहीं किया, क्योंकि मेल के पॉइंट ऑफ व्यू को ही उन्होंने सैंपल के तौर पर माना और उसी को उन्होंने जो है सबके लिए इक्वली यूनिवर्सल कर दिया था। तो ये दोनों ऑप्शंस कट गए। मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस, बिल्कुल सही बात है। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। उन्होंने चरण दिए थे, उन्होंने सबसे पहले लेवल्स दिए और हर एक लेवल्स में उन्होंने दो स्टेजेस दिए थे। तो यहाँ पे जो है ये चीज थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही इस बात को बता रहा है। 24th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एट विच लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट डज इंडिविजुअल एथिकल बिहेवियर मेनली डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट दैट व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ मी। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये कौन सा है? देखिए पहले तो आपने 3 लेवल्स की बात करी थी। एक प्री कन्वेंशनल लेवल था आपका, पूर्व पारंपरिक, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा के अंदर मोरालिटी यहाँ पे शून्य होती है, 0 होती है, और वो काम किस लिए करता है? ताकि वो पनिशमेंट से बच पाए। ठीक है, तो पहला स्टेज में उन्होंने ये बात करी कि पनिशमेंट से बचने के लिए वो काम करता है। दूसरा क्या है? टिट फॉर टैट, जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूंगा। मैं तुमसे लंच शेयर करूंगा क्योंकि तुम मुझसे लंच शेयर कर रहे हो, मैं अपना टॉय दूंगा क्योंकि तुम मुझसे दे रहे हो। फिर आपका होता है कन्वेंशनल लेवल। तो कन्वेंशनल लेवल जो है हमारा पारंपरिक, वो हमसे क्या कह रहा है कि इसमें जो है बच्चा काम कर रहा है, इसमें नैतिकता आ चुकी है बच्चे के अंदर, बट अभी बच्चा काम इसमें जो थर्ड स्टेजेस है उसमें वो इसलिए करता है क्योंकि उसको सोसाइटी में, समाज में, परिवार में अच्छा बन के रहना है। अगर वो कुछ गलत करने से बच रहा है तो वो इसलिए क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये एक गंदा बच्चा है। तो इस तरह की चीजों पे वो यहाँ पे आता है। तो ये आपका थर्ड स्टेजेस में कन्वेंशनल लेवल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो 24th का जो पारंपरिक कन्वेंशनल हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 4th नंबर। इसका 4th स्टेजेस भी आपको पता होना चाहिए। 3rd स्टेज आपको कन्वेंशनल लेवल का पता चल गया। 4th स्टेजेस में क्या होता है कि बच्चा जो है जब उनको रूल्स को फॉलो करता है, जैसे वो मॉनिटर बन गया तो चाहे कुछ भी हो, अगर टीचर ने बोल दिया शांत रहना है तो वो हर कीमत पे चाहेगा कि शांत रहें। ये मैंने वीडियोस की अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो मैंने डाली है। ठीक है,
25th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चाइल्ड हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सिबल सच एज 4 + 5 इज 9, सो 9 - 5 इज 4। मतलब अगर बच्चों को आपने बता दिया 4 + 5 जो है 9 है, बट अगर उसको बताया कि इसको रिवर्स करोगे तो तुम्हारा आंसर यही होगा। ये चीज बच्चा अभी समझ नहीं पा रहा है क्या, यानी कि उसके अंदर जो है अपरिवर्तनीयता आई हुई है, इरिवर्सिबिलिटी है बच्चे के अंदर, कि वो चीजों को एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक एस्पेक्ट तो समझ रहा है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट समझने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसी चीज को आप रिवर्स कर रहे हैं। बच्चे को आपने बता दिया कि वाटर को अगर ठंडा करोगे तो आइस बन जाएगा, फ्रीजर में डालोगे आइस बन जाएगा, बट अब उसको अभी ये चीज नहीं समझ आई, इसी आइस को अगर हम गर्म कर देंगे तो ये वाटर बन जाएगा। तो ये चीज है, जब इस तरह की चीजें होती है, यानी कि उसके अंदर बच्चों में इरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनीयता आप देखेंगे। एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या होता है कि जब बच्चों को जो जीववाद का सोच जो होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स में भी अपना क्या करता है, वो लिविंग थिंग्स ही समझता है, तो ये एनिमिस्टिक होता है। ईगो सेंट्रिक जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है, आत्म केंद्रियता, तो ये वहां पे हो गया। केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, उसके अंदर की इस एस्पेक्ट को वो समझ रहा है, एक ही चीज को अपनी जो है समझ रहा है, बट यहाँ पे बात है कि रिवर्स करना उसको अभी नहीं समझ में आया, तो यानी कि इरिवर्सिबिलिटी, अपरिवर्तनीयता इसके अंदर है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, टीचर शुड डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड प्लेस प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ऑन देम ओनली। यानी कि एक शिक्षक को छात्रों से दूरी बना लेनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। देखिए, एक शिक्षक अगर छात्र से दूरी बना लेगा और उन्हें अधिगम से की प्राथमिक जानकारी नहीं देंगे, स्कैफ फोल्डिंग का काम नहीं करेंगे, टेम्पररी हेल्प का काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या ही होगा। आलंबन प्रदान करना तो आपका काम है, क्योंकि आप उसको टेम्पररी हेल्प क्यों दे रहे हैं, तब तक कि ताकि वो ये काम स्वतंत्र रूप से कर पाए अपने आप। तो यानी कि टीचर को तो डिस्टेंस बिल्कुल नहीं बनाना है, बल्कि टीचर को कनेक्ट होना है बच्चों के साथ में। तो ये असर्शन जो अभिकथन है वो तो बिल्कुल ही गलत है। रीजन हमारा है कि लर्निंग टेक प्लेस इफेक्टिवली इन अथॉरिटेटिव रादर देन अ डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट। देखिए, लर्निंग जो होता है वो अथॉरिटेटिव तो होता ही नहीं है मैनर में, वो तो एक डेमोक्रेटिक मैनर में होता है, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, ना कि एकाधिकारवादी वातावरण में होना चाहिए। क्योंकि जब आप डेमोक्रेटिक रूप में करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारे एक्सपोजर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस होगा। तो ये दोनों ही गलत है। सो बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि 2 नंबर आंसर जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय टीचर्स हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। भाई, स्कैफोल्डिंग अगर रुकावट, शिक्षकों के द्वारा प्रदान किया गया आलंबन, बच्चों के सीखने की क्रिया में बाधा, अगर बच्चों की सीखने की क्रिया में अगर हमने स्कैफोल्डिंग को बाधा बना दिया तो फिर तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हमने टेम्पररी हेल्प ही देना बंद कर दिया तो वो तो वही चीज हो गई ना कि आप बच्चों को क्या ही हेल्प करेंगे। तो यानी स्कैफोल्डिंग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लर्निंग के केस में। ठीक है, तो आपको जो है अधिगम की प्रक्रिया में आलंबन प्रदान करनी ही करनी है, वो बाधा नहीं, वो बल्कि उनको जो है उनको आगे चल करके बहुत ज्यादा फायदा देता है ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, असर्शन। रीजन कह रहा है, लेव वाइगोस्की प्रपोज द चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली बाय एक्टिंग अपॉन एंड मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट। यानी वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। देखिए, बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, बट वो पर्यावरण के साथ में कनेक्ट होते हैं। कैसे? सोशली कनेक्ट होते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, टीचर्स के साथ में जुड़ते हैं, बहुत सारे चीजों के साथ कनेक्ट होते हैं, तब जाकर के वो बच्चे स्वतंत्र रूप से काम कर पाते हैं। और इसके दौरान उनके जानने वाले लोग जो उनसे ज्यादा अधिक जानकारी रखते हैं वो उनको क्या करते हैं, वो उनको आलंबन प्रदान यानी स्कैफोल्डिंग देते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। ठीक है, सो बोथ ए एंड आर इसमें गलत हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी कि इनमें से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा है। बाहरी अभिप्रेरणा का क्या मतलब हो गया कि आप जो है यहाँ पे काम किसी लालच की वजह से, किसी स्टिमुलस की वजह से कर रहे हैं। कि लेट्स सपोज कि आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जो है आपके मम्मी पापा ने बोला है कि अगर तुम काम करोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी फेवरेट टॉय दिलाएंगे। तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन जब वो बच्चा अपने लिए काम कर रहा है, अपनी रुचि के हिसाब से काम कर रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा होती है।
ठीक है, तो देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि ऐसा मोटिवेशन जो कि वातावरणीय परिणामों से आती है। तो वातावरणीय परिणाम क्या हो सकते हैं कि आपने जो है किसी बच्चे को बोला कि तुम, टीचर ने बोला कि तुम ये काम कर लो तो हम तुम्हें कल एक चॉकलेट देंगे तुम्हारी फेवरेट। तो ये इन्वायरमेंटल जो है कॉन्सिक्वेंसेस परिणामों से आया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शंस जो है मतलब का है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, जब इस व्यक्तिगत संतुष्टि की वजह से अभी प्रेरणा आ रही है तो वो तो इंट्रिंसिक हो गया, एक्सट्रिंसिक कहां से हुआ। अब आप कोई काम कर रहे हैं, आपने बोला मुझे टॉय नहीं चाहिए, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे ये काम इसलिए करना है क्योंकि मुझे जो है अच्छा लगता है ये काम करना। कुकिंग आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है। कुकिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपके जो नियर एंड डियर वन है वो आपकी तारीफ करेंगे, अरे वाह क्या बनाया। इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको कुकिंग में करना ही पसंद है तो आप कुकिंग कर रहे हैं। वो एक जो है आपकी क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो ये ऑप्शन हमारे काम का नहीं है। व्यक्तिगत आनंद अगर आ रहा है आपको, पर्सनल एंजॉयमेंट किसी काम को करने में कर रहे हैं, वही चीज की कुकिंग आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पर्सनल एंजॉयमेंट हो रहा है, तो वो तो इंट्रिंसिक है। अभिप्रेरणा दैट कम्स फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स, किसी आंतरिक कारणों की वजह से कर रहे हैं कि आपको जो है अपने स्किल्स में जो है इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको अपना कौशल जो है वो बढ़ाना है, तो ये आंतरिक कारणों से अगर आप कर रहे हैं तो वो भी इंट्रिंसिक है। तो ये भी ऑप्शन आपके काम का नहीं है। सो 28 का अगर हम देखें तो 1 नंबर आंसर जो है वो सही है कि इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से कर रहे हैं कि आपके मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करेंगे इसलिए आप काम कर रहे हैं, आपका मन हो या नहीं हो लेकिन आप काम कर रहे हैं। ठीक है, सो 28 का फर्स्ट नंबर आंसर सही लग रहा है। 29th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज के 2 इंपॉर्टेंट जो है संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं, कौन कौन से इनमें से। तो देखते हैं, सबसे पहले सेंसरी मोटर आपको पता है 0 to 2 ईयर्स का होता है। ठीक है, अब देखते हैं इस अवधि में आपने क्या क्या बच्चों में देखा। एनिमिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, जीववाद और परिवर्तन, जीववाद आपने देखा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपने सेंसरी मोटर स्टेजेस, वर्गीकरण और क्रमबद्धता आपने बिल्कुल भी नहीं देखा है। इसमें तो बच्चों को क्लासिफिकेशन और डिफरेंशिएशन की ज्ञान होती ही नहीं है। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, परिवर्तनीय चिंतन और परिकल्पना, तो ये तो सबसे लास्ट लेवल है आपका। फॉर्मल स्टेज जो होता है, औपचारिक चालन अवस्था, उसमें होता है कि आप उन चीजों को जाकर के समझ पा रहे हैं जिन पे जो आपके सामने है भी नहीं, काल्पनिक चीजों पे आप काम कर रहे हैं। तो ये हो गया। ऑब्जेक्ट परमानेंस, बिल्कुल सही बात है कि इनमें जो है इस उम्र के बच्चे जो होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व आ जाती है कि मतलब अब कोई चीज, कोई टॉय है, वो उसके सामने नहीं भी है तो भी वो हो सकता है उस टॉय को ढूंढने के लिए जाए। जैसे मेरी छोटी बेटी है, वो अभी 1 ईयर की है, तो उसको अगर रिमोट ढूंढने में कई बार छिपा देती हूँ, फिर भी वो ढूंढती रहती है कि रिमोट कहाँ है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है। फिर डेफर्ड इमिटेशन, स्थगित अनुसरण, जिसमें कि वो दूसरों को देख करके नकल करते हैं, बड़े क्या कर रहे हैं उस चीज को देखते हैं और करते हैं। उनको पता नहीं है क्या सही नकल कर रहे हैं क्या गलत नकल कर रहे हैं, बस वो दूसरों को देख करके नकल करते हैं और ये जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए चलता है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 29 का। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा है 30th नंबर क्वेश्चन। 30th नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड्रेन, बच्चे, अब इनमें से ऑप्शन देखते हैं, आर बोर्न अनरूली एंड नीड टू बी सोशलाइज्ड, अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें जो है आप कह सकते हैं कि उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं। कम इन दिस वर्ल्ड विद जेनेटिक कोड, कुछ जेनेटिक कोड के साथ होते हैं पैदा, दैट डिटरमाइन देयर डेस्टिनी, और वही उनका डेस्टिनी डिसाइड करता है। ठीक है, फिर है आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कल्चर कंटेक्स्ट दैट ग्रो अप इन, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिससे वे बड़े होते हैं। इस संसार में खाली स्लेट या कोड़ी पट्टी के रूप में आते हैं। देखिए, टेबुलर रासा और ब्लैंक स्लेट जो बच्चों के बारे में बहुत नेगेटिव थॉट है कि आप जो है बच्चे को खाली स्लेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो जो है हम कहते हैं बच्चे नन्हे साइंटिस्ट है, जब से जन्म लेते हैं उनको कुछ ना कुछ तो ज्ञान का निर्माण होता रहता है। तो ये ऑप्शन 4th ऑप्शन बिल्कुल ही वो होता है, आपका हो गया। अनियंत्रित पैदा होता है और सामाजिक होने की आवश्यकता होती है, वो समाज के साथ तो चीजों को करते ही हैं, आवश्यकता, आप उनको जाकर सोशलाइज होना सिखाते नहीं, वो खुद ही सोशलाइज होते रहते हैं। और
दूसरा ऑप्शन आपका जो कह रहा है कि आनुवांशिक कोड के साथ होते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं, मतलब कि एक जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिकल फैक्टर उनके साथ होता है, बट वो उनकी डेस्टिनी तय करे ये कैसे डिसाइड करते हैं। मदर फादर किसी के बहुत अच्छे साइंस में बहुत अच्छे, तो जरूरी नहीं कि वो बच्चा बिल्कुल साइंटिस्ट ही बन जाएगा, हो सकता है वो किसी और चीज में भी रुचि रखे, तो ये कहना भी गलत होगा। थर्ड है ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दैट ग्रो अप इन, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जेनेटिक फैक्टर के साथ साथ अगर उसको समाज और सांस्कृतिक संदर्भ मिलता है, मान लीजिए वो किसी कल्चर में रह रहा है जिसमें बहुत मॉडर्निटी है, बहुत एक्सपोजर मिला हुआ है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजों को जो है बहुत ज्यादा किया जा रहा है, तो वहां पे वो पल पल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिकली वो चीजें उनके अंदर डेवलप्ड होंगी। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका बेस्ट आंसर लग रहा है। सो थर्ड नंबर आंसर इसका है। और 2024 दिसंबर 1 का जो PYQ सीरीज था वो डन हो चुका है आज। नेक्स्ट कल से जो मैं स्टार्ट करूंगी, कोशिश करूंगी कि 15 क्वेश्चंस एटलीस्ट एक वीडियो में कर दूं, सो दैट कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम एक साथ में डिस्कस कर लेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।